अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टीओ पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने दिन का आगाज़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कर चुके होंगे। आज हमारे पास है आपके लिए कुछ ताज़ा तरीन खबरें जो आपको रखेंगी मुकम्मल बाखबर, जिनमें सबसे पहले होंगी खेलों की दिलचस्प और सनसनीखेज झलकियाँ। इसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए कुछ आसान और कारआमद टिप्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसी तरह एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ रंगीन कहानियां होंगी, मज़ेदार लम्हात भी होंगे। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि हर सुबह हम आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरें और आपके दिन को कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की और पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसका मेला अपनी पूरी आबोताब के साथ इस वक्त जारी है। गुज़श्ता रात हमने एक और ऐसा मैच देखा जिसने शायकीन के दिल जीत लिए। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले गए इस 11वें मैच में कराची किंग्स ने एक कांटेदार मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। एक मुश्किल विकेट पर पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने 147 रन का हदफ सेट किया और जवाब में कराची किंग्स की जो बैटिंग लाइन थी वो शदीद दबाव में रही। लेकिन जो उनके कैप्टन हैं डेविड वार्नर, जिन पर तनकीद की जा रही थी कि वो कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं कराची किंग्स में, लेकिन उन्होंने शानदार 60 रन की इनिंग्स खेली और कराची किंग्स को फतह से हमकिनार करवाया। जबकि खुशदिल शाह, उन्होंने 23 रन के साथ वो नॉट आउट रहे, आखिर में टीम को फतह की मंजिल तक पहुंचाया। ज़ल्मी की जो बैटिंग लाइनअप है वो हमने देखा इब्तिदा ही से मुश्किलात का शिकार रही। साइम अयूब, जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। टॉम कॉलर हैं, कैटमोर हैं और दीगर बल्लेबाज बुरी तरह हमने देखा है कि वो नाकाम रहे हैं। लेकिन जो कप्तान बाबर आजम, जो पिछले 3 मैचेस में बिल्कुल भी नहीं चल सके। पहले मैच में उन्होंने 0 स्कोर किया था, दूसरे में 1, तीसरे में उन्होंने 2 स्कोर किया। उन्होंने तीसरे मैच में कोशिश की एक मुस्तहकम इनिंग्स खेलने की, उन्होंने 46 रन बनाए, लेकिन वो भी अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। बॉलर्स की अगर हम बात करें, जिनमें मोहम्मद हारिस, जो बैटर हैं मोहम्मद हारिस हैं, हुसैन तल्लस्त हैं और अलजारी जोसेफ हैं, उनकी जानिब से कुछ जारहाना शॉट्स तो देखने को मिले जिन्होंने ज़ल्मी का मजमूआ कुछ हद तक माकूल बना दिया। इस हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स का जो आगाज़ था वो काफ़ी मायूस कुन रहा। इनिंग्स की पहली ही गेंद पर टिम सेफर्ड के 0 पर आउट होने से शायकीन के चेहरों पर काफ़ी मायूसी छा गई। इसके बाद जेम्स विंस, साद बेग, इरफान नियाजी और मोहम्मद नबी भी जल्दबाजी में ही आउट हो गए, जिससे जो मैच की सिचुएशन थी वो हमने देखा कि काफ़ी चेंज हो गई थी। लेकिन फिर एक तरफ कप्तान डेविड वार्नर डटे रहे। उनका जो एक्सपीरियंस है, जो पेशेंस है, उनकी जो महारत है, उन्होंने उसका बेहतरीन मुजाहरा किया। अपनी पहली PSL की निस्फ सेंचुरी उन्होंने मुकम्मल की और 60 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेलकर उन्होंने कराची की फतह की बुनियाद रखी। आखिरी लम्हात में हमने देखा कि खुशदिल शाह ने अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने बड़े कूल माइंड रहकर 23 रन बनाए, टीम को 3 गेंदों पहले ही जितवा दिया। वो जो टारगेट उनको मिला था वो अचीव कर लिया। इसके साथ साथ अगर हम बॉलिंग की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से लकवुड ने 3 विकेटें हासिल की। मैच को उन्होंने बहुत दिलचस्प बनाया, जबकि जो अली रज़ा हैं और दीगर बॉलर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी प्रेशर बनाए रखा। लेकिन कराची किंग्स की टीम की जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत बेहतर थी। डेविड वार्नर की जो शानदार कारकर्दगी थी उसकी बदौलत कराची किंग्स ये मैच जीतने में कामयाब रही। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कराची किंग्स ने अब तक 4 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 2 मैचेस वो जीत चुके हैं, 2 में वो हारे हैं। जबकि पेशावर ज़ल्मी भी 4 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 मैच जीता है। तो काफ़ी सवालिया निशान है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस पर। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो हर मैच है वो दोनों टीमों के इस इवेंट में रहने के फ्यूचर के हवाले से निहायत फैसला कुन होता जा रहा है। और जिस तरह से मैच हुआ बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, हमारी कोशिश होगी कि इस पर डिटेल में मज़ीद भी बात करें कि कौन सी ऐसी गलतियां थी जहां पेशावर ज़ल्मी को जिसकी वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा, और कौन से ऐसे पॉजिटिव स्ट्रैटेजी थी जिसने कराची किंग्स को फतह से हमकिनार किया। सबसे ज़्यादा जो बात की जाती है वो बाबर आजम के हवाले से की जाती है। चौथे मैच में परफॉर्म उन्होंने किया, एक मुश्किल पिच पर उन्होंने परफॉर्म किया जो ये कहा जा रहा था। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अभी तक पेशावर ज़ल्मी 4 मैचेस से सिर्फ 1 मैच ही जीत चुकी है। तो अब देखना यह है कि पेशावर ज़ल्मी का फ्यूचर इस टूर्नामेंट में क्या होगा। बीइंग कैप्टन ऑफ पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर काफ़ी तनकीद भी हुई, उनकी कैप्टनसी पर भी तनकीद हुई, उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर भी तनकीद हुई, जो कि बारहा कहा जाता है कि एक बैड पैच है जो कि बाबर आजम का चल रहा है। अब देखना यह है कि उस बैड पैच से बाहर आने में कितनी जल्दी वो कामयाब हो सकते हैं। इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। हम कोशिश करें कि हमारे जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं वो हमें ज्वाइन करें, उनसे मज़ीद भी इस हवाले से डिस्कस करेंगे। कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में
22 से 27 अप्रैल तक ये कहा जा रहा है कि गर्मी की जो शदीद लहर है वो सिस्टम में एंटर हो जाएगी, जो कि एक गर्मी की शिद्दत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हर साल जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उससे इफेक्ट भी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में जो गर्मी है वो पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। जो अलर्ट भी हमने देखा कि 12 इस हवाले से जारी किया जाता है, NDMA ने इसका अलर्ट भी जारी किया है। बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, यहाँ मौसम खुश्क है, गर्म है। KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मौसम गर्म रहने का इम्कान है। मुल्क भर में कहा जा रहा है कि 22 से 27 अप्रैल तक गर्मी की जो लहर है उसका इम्कान है। NDMA ने अपने अलर्ट में कहा है कि 22 से 27 अप्रैल के दौरान मुल्क के जो बेशतर हिस्से हैं मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। यानी कि आज से लेके 27 तारीख तक तकरीबन ये 6 दिन हैं जिसमें हमें ज़्यादा एहतियात करनी है। जैसे आप हमारी स्क्रीन पर भी मनाजिर देख रहे हैं, जो बाइकर्स हैं उन्होंने अपने सर को जो रुमाल हैं उनसे लपेटा हुआ है, हेलमेट का वो इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। पानी का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है और बिला ज़रूरत हमने ये कोशिश करनी है कि हम बाहर सड़कों पर ना निकलें। जितनी इंडोर एक्टिविटीज़ हम मैक्सिमम कर सकते हैं हमें यकीनी तौर पर वो करनी चाहिए, क्योंकि हीट वेव की वजह से फिर हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेहोश हो जाते हैं, बहुत से लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें या आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी मौसम यही कहा जा रहा है कि गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला हैं जिनमें एबटाबाद है, बन्नू है, बुनेर है, चारसदा है, चतराल है, दीर, हरीपुर, करक, पेशावर, सवाबी, सवात और वज़ीरिस्तान में कहा जा रहा है कि मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा और इसके साथ साथ बारिश का भी इम्कान है। तो इस तरह की जो एडवाइजरीज़ हैं वो मुतअद्दिद बार सामने आती रहती हैं। हमारी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पर हम वेदर के हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट रखें कि कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें इख्तियार करनी है। इस हवाले से हमने बहुत से डॉक्टर्स को मदऊ किया कि हमें अपने हाइड्रेशन लेवल पर काम करना है, हमें पानी का जो इंटेक है वो बेहतर बनाना है, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना है ताकि हम इस गर्मी का मुकाबला कर सकें जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में जो वेदर है वो बहुत शदीद होता जा रहा है। अगर सर्दी होती है वो भी बहुत शदीद होती है, बेशक थोड़े टाइम के लिए हो, और गर्मियों का तो आगाज़ हो चुका है और आज के दिन से लेकर 27 अप्रैल तक यही कहा जा रहा है कि मौसम में मज़ीद शिद्दत देखने में आएगी, मज़ीद गर्मी होगी। हीट वेव के हवाले से बारहा हमने देखा कि एडवाइजरी जारी की जाती है कि लोगों को काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं कोशिश करें आप पानी की बोतल आपके पास ज़रूर मौजूद हो, आप बाइक पर सफ़र कर रहे हैं आपने अपने सर को अच्छी तरह से कवर किया हो, हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रुमाल अपना साथ रखते हैं उससे भी आप अपने सर को कवर कर सकते हैं। जो लोग बाहर आउटडोर में काम कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसे दिनों में इंडोर तक महदूद रखें। एक बार फिर से हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद फैज़ान बाकिर नकवी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे कल के मैच के हवाले से हम बात करेंगे। फैज़ान बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो हम कल से सुन रहे हैं कि पिच काफ़ी मुश्किल थी, उसको मैं चाहूँगा आप ज़रूर एलैबोरेट कीजिएगा कि क्या मुश्किल उसमें बैट्समैन के लिए थी या क्या मुश्किल उसमें बॉलर्स के लिए थी। हम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम सलाम। जो आपने सवाल किया उस पर बात करूंगा कि पिच, कराची की पिच पर मुश्किल होती है नहीं, मगर इन दिनों में आपको ये मुश्किल नजर आ रही है। पिच का बिहेव जो है वो ऐसा है, बाउंस भी हो रहा है, बॉल ऊपर भी आ रहा है, जबकि कराची की पिच कभी इस तरह नहीं खेली। ये ओवरऑल अगर आप क्रिकेट देखें कराची में जब तक क्रिकेट हुई है इन कई सालों में, मगर पिच का बिहेव, मगर ऐसी भी मुश्किल नहीं थी कि इतने कम रन बनाए जाए पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। तो ये कि कुछ बैट्समैनों की गलत शॉट सिलेक्शन और कुछ हिकमत अमली का फुकदान नजर आया। पिच ने ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कोई मिसबिहेव कर दिया या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा कोई परेशान कर दी, और उसी पिच पर आपने रन्स करने होते हैं जहां पर थोड़ा सा बॉलर का मुश्किल भी हो रहा है तो आपको संभल के खेलना होता है, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। आपकी हिकमत अमली इस बार चेंज हो जाती है। T20 क्रिकेट के दायरे में आपने अगर रन्स कर लिए हैं, आप दायरा अच्छा कवर कर गए, दायरे में आपके ज़्यादा आउट हो गए, तो फिर आपने थोड़ा बारी लंबी करनी होती है, थोड़ी छोटी छोटी पार्टनरशिप बिल्ड करनी होती है, और उसके बाद आप फिर अपने स्ट्रोक खेलते रन करते। कोई प्लेयर भी सेट होकर आउट होने लगे, उसके बाद लंबा नहीं गया,
ठीक है फैजान, किस तरह से देख रहे हैं आप? अब हम मोस्टली हमने देखा कि बहुत सी टीम्स ऐसी हैं जो कि अपने एक दो प्लेयर्स पर ज़्यादा इन्हिसार करती हैं, जैसे लाहौर कलंदर्स हैं वो फ़खर जमान पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, पेशावर ज़ल्मी है तो उनको होता है कि अगर साइम चलेंगे तो ही स्कोर बेहतर हो सकेगा। ये आप कितनी बड़ी गलती समझते हैं इन टीमों की? देखिए, डिपेंड होना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी टीम की तरफ से कि आप किसी एक प्लेयर पर डिपेंड हो। अगर बाबर आजम रन नहीं कर रहे हैं, उनकी फॉर्म उस तरह नहीं लगी हुई, फॉर्म में नहीं है वो, और साइम से भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस तरह नहीं हो रही पूरी, तो बाकी भी आपके पास प्लेयर हैं, आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, आपके पास बाकी नेशनल प्लेयर्स जो आपकी टीम में मौजूद हैं, आपके 11 स्क्वाड में वो भी हैं। तो हर किसी को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। T20 गेम इसी बात का है कि आप 30-30 रन करें, मगर अच्छे करें, सिचुएशन पे करें, और सिचुएशन पर टीम के लिए काम आए। एज अ बैट्समैन यू डोंट नीड कि आप हर कोई बड़े बड़े सो ही मारेगा। आपने सिचुएशन को अप्लाई करना होता है, सिचुएशन को देखना होता है, और सिचुएशन के हिसाब से अपने हिस्से के रन करने होते हैं। किसी ने 35 कर दिए, किसी ने 50 लंबे कर दिए। तो टीम की जो कॉम्बिनेशन है, बैटिंग ऑर्डर है, उसके अंदर कोई भी इस तरह की जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि जो टीम के लिए फुल साबित हो सके। और मैं यहाँ पर मैनेजमेंट जो है पेशावर ज़ल्मी की, हाजी मोहम्मद अकरम डे 1 से वो टीम के साथ हैं, तो उनको भी बात समझनी होगी कि अब बाबर आजम की कप्तानी में आप सिर्फ एक मैच जीते हैं, तो कहाँ आप मिस कर रहे हैं, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कहाँ आपकी बॉलिंग का फुकदान है, कहाँ आपकी बैटिंग का फुकदान है, कहाँ से आप चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होंगी। टाइम कम है, 5 मैच खेलने के बाद भी आप एक मैच जीते हैं, देखना होगा। और जिम्मेदारी सबको लेनी होगी। सब T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, PSL खेल रहे हैं, सब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो कर चुके हैं वो दोबारा कमबैक करना चाहते हैं। तो किसी एक या दो के ऊपर में बाबर के लिए फॉर्म नहीं है, कोई बात नहीं, फॉर्म नहीं होती। बड़े प्लेयर 2-2 साल विराट कोहली की फॉर्म नहीं रही। ठीक है। अच्छा फैजान, दूसरी तरफ कराची किंग्स की इस फतह को किस तरह से देख रहे हैं? डेविड वार्नर पर काफी प्रेशर आ गया था, 4 में से 2 मैचेस अभी तक कराची किंग्स जीती है, तो आपको क्या लग रहा है? इस मैच में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, कप्तान की बारी भी उन्होंने खेली है और बड़े जबरदस्त तरीके से ये मैच जितवाया उन्होंने कराची किंग्स को। हाँ, नो डाउट डेविड वार्नर ने कुछ अपनी बैटिंग की और बैटिंग से थोड़ा सा रन किए, तो कराची किंग के लिए बहुत अच्छी साइन है कि फॉर्म में आ गए हैं, फॉर्म में नजर आए और उनसे रन हुए और रन टीम के लिए कामयाब रन किए। साथ साथ उनकी कप्तानी भी अच्छी नजर आई, ओवरऑल कप्तानी भी अगर हम उनकी देखें तो फ्रूटफुल नजर आई, और उन्होंने बड़ा अच्छा स्ट्रोक मेकिंग की और साथ साथ कप्तानी में भी अपने जलवे दिखाया। डेविड वार्नर की बाइकिंग जो है वो, अब डेविड वार्नर को कराची की तरफ से देखकर खुश हो रहे हैं, वरना शुरू में जो उम्मीदें थी डेविड वार्नर से पूरी नहीं हो सकी। कप्तानी की अच्छी हिकमत अमली के साथ आए और जो टोटल को डिफेंड किया वो अच्छा किया, मगर लैग कर गए थे बैटिंग ऑर्डर उनका भी। आप देखें तो वो फ्लॉप हो गया था तकरीबन, और बड़ी मुश्किल। बिल्कुल फैजान, मैं इसी तरफ आने वाला था कि कराची किंग्स का जो टॉप ऑर्डर है वो हमें नाकाम दिखाई दे रहा है बहुत से मैचेस से। आपको लगता है कि टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस्ड है? गुड क्वेश्चन। टीम का कॉम्बिनेशन में देखें, टिम सेफर्ड की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। ऐसे कॉम्बिनेशन बैलेंस के ऊपर से टिम सेफर्ड रन नहीं कर रहा है, और जब टिम सेफर्ड ऊपर से रन किए, डेविड वार्नर ने भी आज रन किए, जो लास्ट मैच उसी में रन किए, सुबह से भी उस तरह रन नहीं हो रहा है। तो फिर टिम सेफर्ड या डेविड वार्नर के बाद अगर आप देखें जो उनके पास प्लेयर्स हैं, उन्होंने बैटिंग ऑर्डर कॉम्बिनेशन ठीक है, मगर कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं हो पा रहा। ग्राउंड में कॉम्बिनेशन अपनी कॉम्बो को दुरुस्त साबित नहीं कर पा रहा। तो कॉम्बिनेशन इतना बुरा नहीं है, मगर उसको दुरुस्त साबित करने के लिए प्लेयर्स को परफॉर्म करना होगा। और इतने मैचेस हो चुके हैं, आप इतने मैचेस खेल चुके हैं, 5-5 मैच खेल लिए, तो अब बैट्समैनों को ये बात समझनी होगी कि कम, और मैं बहुत पहले से बात कहता आ रहा हूँ कि देखिए, कम स्कोर या ज्यादा स्कोर की बात, आपको मुश्किल पिच पे रन करना कब आएंगे? हमारे लोकल पाकिस्तानी प्लेयर की बात, टेक्निकल बात कर रहा हूँ, बींगा क्रिकेट कोच के, आप आसान विकेटों में तो कोई भी रन कर लेगा। सूटेबल कंडीशन ये क्या चीज है? अच्छा, आप सूटेबल कंडीशन में परफॉर्म करेंगे तो फिर आप प्लेयर कैसे खिलाएंगे? प्लेयर तो वो है जो डिफिकल्ट कंडीशन में परफॉर्म करे। सूटेबल और डिफिकल्ट में समझना होगा, तभी हमारी पाकिस्तानी टीम पर फिर सवाल निशान आता है कि यही प्लेयर सूटेबल कंडीशन में परफॉर्म करते हैं और नॉन सूटेबल कंडीशन, ये डिफिकल्ट कंडीशन में फेल हो जाते हैं, तो फिर टीम से बाहर होती है, टीम हारती है।
ठीक है। अच्छा, अभी अब देख रहे हैं कि दोनों ठीक है फैजान, दोनों टीमों ने 4-4 मैचेस खेले हैं। कराची 2 मैचेस जीते हैं, ज़ल्मीन 4 में से 1 मैच जीती है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि दोनों ही टीमों ने अपनी फाइनल 11 में कोई भी तब्दीली नहीं की। आप समझते हैं दिस इज द राइट टाइम कि अब स्क्वाड में कुछ नए खिलाड़ियों को आजमाया जाए, जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको कहीं ना कहीं यूज किया जाए, नहीं तो शायद मुश्किल क्रिएट होना शुरू हो जाएगी इन दोनों टीमों के लिए टूर्नामेंट में रहने के लिए। हाँ, टूर्नामेंट में रहने के लिए तो इट्स टू सेट, ये तो बहुत जल्दी है अभी ये लफ्ज कहना कि टूर्नामेंट रहने के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि देखिए कराची की टीम 2 मैच जीती है 4 में से, और बैगी पार्टन आपने बिल्कुल दुरुस्त किया, मुझे करेक्ट किया, 5 में से 4 खेली, 5 नहीं खेली उसकी आपने, और प्रसार ने भी। मगर ये कि देखिए अभी बेंच स्ट्रेंथ पे अगर नेमुल बदल देखे ना, उसको किसको खिलाना है, किसकी जगह किसको खिलाना है, तो वो उस हिसाब से देखें तो 11 उन्होंने खिलाकर अपने आप को एक ही साबित किया है कि वो अपनी प्लेइंग 11 पे भरपूर एतमाद कर रहे हैं। उनकी मैनेजमेंट उस प्लेइंग 11 के साथ खुश है, और खुशदिल शाह से खुश हैं। खुशदिल शाह की और दीगर प्लेयर्स के खेलने से वो अब तक ठीक है, वो समझ रहे हैं कि यही टीम है, ये प्लेयर्स हमारे बेंच स्टैंड पे अगर वो करना भी चाहेंगे तो कोई एक आध तब्दीली हो भी सकती है अगले मैचेस में, और जो कि जरूरत भी है। अगर आप कराची में देखें तो कराची की टीम को बैटिंग में जरूरत आ रही है, पेश आ रही है, क्योंकि उनकी बैटिंग उस तरह एक मैच के अलावा जिन्होंने फर्स्ट मैच चेस किया 200 प्लस वाला, उसके अलावा उनकी बैटिंग को शाइन नहीं किया। जेम्स विंस की 100 के बाद रन नहीं आ रहे। इंटरनेशनल प्लेयरों में जिस तरह दारो मदार था ना, उस तरीके से हम इंटरनेशनल प्लेयर साइन नहीं कर पा रहे, राइज नहीं कर पा रहे, जो कि शेफर्ड, जेम्स विंस या डेविड वार्नर भी, तो ये चीज है। और खुशदिल शाह से भी रन छोटे स्पेल में रन कर रहे हैं, खुशदिल शाह छोटी छोटी बारियां तो कर रहे हैं, मगर कोई अच्छी खातिर ख्वाह या बहुत ही आउटस्टैंडिंग नहीं अब तक नहीं खेल पाए जिस लिए वो जाने जाते हैं खुशदिल शाह। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेयर्स के हवाले से आपने बात की, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं या बहुत सी जब बातें होती हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी, वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि IPL और PSL अब एक वक्त में हो रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचा है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो फिर पाकिस्तान सुपर लीग खेलने नहीं आ सके। आप इससे एग्री करेंगे, या फिर एक अच्छा डिसीजन था पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि पहले ऐसा होता था कि कुछ प्लेयर्स PSL छोड़ के IPL के लिए चले जाते होते थे, अब ऐसा सीन नहीं हो रहा? देखिए, एक तो ये कि अगर विंडो हमारी डिसाइडेड है 6 महीने पहले से ही, ठीक है, तो उस विंडो को ज़ाहिर है अब आप तब्दील तो नहीं कर सकते, और IPL की भी डिसाइडेड है, तो जब रखी गई थी तब पहले सोचना चाहिए था। ये सवाल तो तब बनता था जब आप डिसाइड करके विंडो रख रहे हैं, PSL के डेज रख रहे हैं, PSL शेड्यूल कर रहे हैं, और आपको ये बात पता है कि IPL भी शेड्यूल्ड है, तो फिर आपको उस हिसाब से देखना चाहिए था कि पहले IPL पूरी खत्म। IPL असल में होती इतनी लेंथी और लॉन्ग है कि वो आप अगर आगे पीछे करते भी तब भी प्लेयर्स जिन्होंने जाना है, और देखें जो बड़े प्लेयर्स हैं या जो IPL खेलते हैं वो IPL ही खेल रहे हैं और खेलेंगे, क्योंकि जाहिर उनको वहाँ मराहत, उनकी वहाँ पैसा, बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट है उधर ना, तो जाहिर उन्होंने इंडिया को नाराज नहीं करना। ठीक है, ठीक है फैजान, बस एक लास्ट कमेंट कर दीजिएगा कि आपके ख्याल में अब तक पाकिस्तान सुपर लीग 10 का सबसे मजबूत स्क्वाड किस टीम का नजर आ रहा है? इस्लामाबाद यूनाइटेड यकीनी तौर पर पॉइंट्स टेबल में हमें नंबर 1 पर दिखाई दे रहे हैं, बट इसके अलावा भी आपको कोई टीम और दिखाई दे रही है जो कि उन्हें भी टफ टाइम दे सकते हैं और चैंपियन बन सकते हैं? जी देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड तो हमेशा से PSL में खामोश टीम है, अगर आप नोट करें उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं होती, उसकी वो बहुत ज्यादा में नहीं लिया था, मगर वो परफॉर्म करती है। और उनमें जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो हमारे नेशनल स्टार हैं पाकिस्तान के, वो बहुत अच्छे उनके पास हैं। उनकी सिलेक्शन आगा सलमान, शादाब, आजम, हम उसके साथ साथ और आप देखें उनके पास जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है ना वो बहुत अच्छी है, उन्होंने बड़ी बैलेंस टीम ली और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। उसके अलावा अगर मुझे टीम लग रही है कोई जो उनके करीब आ सकती है, उनको टफ टाइम दे सकती है, वो मुझे लाहौर लग रही है या फिर मुझे लग रही है कराची। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद फैज़ान बाकी नकवी हमें इस हवाले से सिचुएशन पर अपना कमेंट दे रहे थे, और हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए इस वक्त काफ़ी टफ दिखाई दे रही है, बाबर आजम के लिए मुश्किल दिखाई दे रही है बीइंग अ कैप्टन ऑफ टीम, और पेशावर ज़ल्मी इस वक्त 4 मैचेस खेलकर सिर्फ 1 मैच ही जीत चुकी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। ब्रेक पर जाने से पहले भी हमने मौसम को डिस्कस किया कि अब हम देख रहे हैं कि 22 अप्रैल यानी कि आज के दिन से लेकर 27 अप्रैल तक अब ये कहा जा रहा है कि जो गर्मी की शदीद लहर है उसका इम्कान है। NDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है,
और जो हिफाजती एहतियात हैं, तदाबीर हैं, वो लोगों को इस पर गाइड भी की जा रही हैं। हम भी अपने प्रोग्राम के तवज्जो से कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों को गाइडेंस देते रहें कि किस तरह से अपने आप को हाइड्रेट रखना है, किस तरह से अपने आप को कवर रखना है, और हमें कोशिश ये करनी है कि हमें ज़्यादा आउटडोर में नहीं निकलना, इंडोर में रहकर अपने तमाम जो काम है वो ख़त्म करने की कोशिश भी करनी चाहिए। मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया अपने शो में ज्वाइन करने के लिए। जो एडवाइजरी इस वक्त हम देख रहे हैं आज से लेकर 27 अप्रैल यानी कि 22 से 27 अप्रैल तक, उसमें कहा जा रहा है कि जो गर्मी की शदीद लहर है अब उसका इम्कान है, गर्मी मज़ीद बढ़ेगी। कहाँ तक टेम्परेचर जो है वो राइज़ करेगा? जी बहुत शुक्रिया। टेम्परेचर्स देखें जी, अप्रैल स्टार्टेड है, अप्रैल के महीने में हम कराची पाकिस्तान में मोस्टली अब अप्रैल गर्म होना शुरू हो गया है। सदर्न हाफ में तो ऑलरेडी हीट वेव सिचुएशन चल रही है, स्पेशली कराची के अंदर, और कराची में ये बुध के बाद से थोड़ी सी इसमें सब्सिडेंस होगी। टेम्परेचर्स कुछ 2 से 3 डिग्री कम हो जाएंगे, लेकिन समुद्री हवाओं की वजह से जो है वो ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, तकरीबन ऑलमोस्ट शाम में 40-50 तक आ जाएगा, जिसकी वजह से जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो ज़्यादा महसूस किया जाएगा, मामूल से 2 से 4 डिग्री ज़्यादा ही होगा। बाकी बात करते हैं हम सिंध की, तो सिंध में जी तकरीबन कल या परसों से टेम्परेचर में दोबारा राइजिंग ट्रेंड होगा, और इस बात की तवक्को है कि वीकेंड पे या स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वीक जो है सिंध के अक्सर इलाकों में टेम्परेचर जो है वो 45 से 48 की रेंज में चला जाएगा, तो एक हीट वेव सिचुएशन दोबारा डेवलप हो जाएगी। लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं पंजाब की, पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं ख़ुसूसन जनूबी और वस्ती पंजाब, यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है उसमें अब राइजिंग ट्रेंड है। 28-29 तारीख तक जो है ये टेम्परेचर जो है इसी तरह जो है वो बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर तकरीबन 44-45 की रेंज में आ जाएगा, जो कि मामूल से 3 से 4 डिग्री ज़्यादा होगा। लाइकवाइज अगर हम साउदर्न केपी की बात करते हैं, जो केपी के मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर भी टेम्परेचर में राइजिंग ट्रेंड होगा। इसी तरह बलूचिस्तान में भी जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। ताहम इस बात की तवक्को है कि 1 मई से एक और मगरिबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिलसिला के अक्सर इलाकों को मुतासिर करेगा, इस बात की तवक्को है। लेकिन अभी ये लॉन्ग टर्म आप फोरकास्ट कह लेंगे कि सिंध के भी कुछ मगरिबी इलाकों या बलाई इलाकों में बारिश हो सकती है। ठीक है, और इसमें आप ये भी रूल आउट नहीं कर सकते कि दोबारा जो पाकिस्तान के बालाई इलाके हैं, बिलखसूस खित्ता पोटोहार या KPK के इलाके या शुमाली पंजाब में हेल स्टॉर्म दोबारा भी हो सकता है। ठीक है अंजुम साहब, अगर हम पिछले 5 सालों का पैटर्न देखें वेदर का, गर्मियों के मौसम की जब हम बात कर रहे हैं, तो एज एक्सपेक्टेड वेदर है जो कि अभी हम फेस कर रहे हैं, या क्लाइमेट चेंज की वजह से आप समझते हैं कि जो गर्मी की शिद्दत है उसमें मजीद इजाफा हो रहा है? देखिए जी, आप पिछले 5 नहीं बल्कि आप 10 से 12 सालों की बात करें, तकरीबन 2014 में तमाम मुल्कों ने WMO के कहने पे अपने क्लाइमेट सिनेरियोज डेवलप किए थे 2100 के लिए, यानी कि 2100 तक आपका जो क्लाइमेट डाटा अवेलेबल है, डाटा सेट्स अवेलेबल हैं, उनकी बेस पर आगे 2100 तक के आपके क्लाइमेट सिनेरियोज कैसे होंगे। तो उसमें बड़ा क्लियरली नज़र आता है कि पाकिस्तान का जो दर्जा हरारत है वो अब उसमें राइजिंग ट्रेंड है। पाकिस्तान वैसे भी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की जो वल्नरेबिलिटी है उसमें टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है। तो अब हमारे पास जो वेदर पैटर्न होते जा रहे हैं वो बहुत एक्सट्रीम्स की तरफ जा रहे हैं। आप टेम्परेचर्स की बात करें, चाहे गर्मियां हों तो मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सट्रीम्स की तरफ जा रहे हैं, सर्दियां ऑल दो के श्रिंक होती जा ठीक है, लेकिन उनके जो वो भी जो हमारी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। वट एवर द केस, अगर स्मॉल टाइम पीरियड भी सर्दियां जो है वो काफी हद तक गिरते चले जा रहे हैं। आपके वेदर पैटर्न जो हैं, जो बारिश बरसाने वाले पैटर्न्स हैं, वो भी चेंज होते जा रहे हैं। एक तो उनका टाइम पीरियड चेंज होता जा रहा है, दूसरा जो टाइम स्पेल है वो कम होता जा रहा है, शॉर्ट स्पेन में विगरस वेदर हो रहा है। ठीक है अंजुम साहब, क्लाइमेट चेंज को लेकर आप क्या समझते हैं? क्या हम सबको करना चाहिए, अगर मैं गवर्नमेंट के वाले से भी बात करूं, या क्या काम अभी किए जा रहे हैं? सेकेंडली, इंडिविजुअली हम लोग खुद क्या कर सकते हैं? लेकिन जी हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट का काम है। इसलिए मैंने दोनों का पूछा कि गवर्नमेंट भी क्या करे और इंडिविजुअली हम लोग भी क्या करें।
जी देखें, गवर्नमेंट को जो चाहिए वो तो ये है कि जो क्लाइमेट रेजिलियंस आपकी जो प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उनको मुरतब करें। फिर कार्बन इमिशन ऑल्दो हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, हम कार्बन इमिशन इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं, ना होने के बराबर है, आई थिंक 1% भी नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट हमारे ऊपर उसका बहुत ज़्यादा है। तो ग्रीन कार्बन या आपका ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा हमें जो है वो करना चाहिए, उस पर ज़्यादा तवज्जो रखनी चाहिए। प्लस सबसे जो आसान काम है, जो हम इज्तिमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं कि हम ग्रीनरी ख़त्म करते जा रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ काटने के लिए बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों के आसपास से हमने सब्ज़ा ख़त्म कर दिया है। इसका सबसे आसान हल है कि हम ग्रीन प्लांटेशन की जो है ड्राइव्स तो चलाते हैं, सैकड़ों दरख्त भी लगा देते हैं, पौधे भी लगा देते हैं, लेकिन उनकी आबियारी नहीं करते हैं, उनका ख्याल नहीं करते हैं। इसका सबसे आसान हल है कि इनफरादी तौर पर हर शहरी सिर्फ एक दरख्त लगाए, एक पौधा लगाए, लेकिन उसको दरख्त बनाए। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा प्लांटेशन ड्राइव चला दी और उसके बाद सैकड़ों आपने दरख्त लगा दिए, पौधे लगा दिए, लेकिन बाद में उनका ख्याल नहीं रखा। तो अब ये देखना होता है ना कि अगर आपने सैकड़ों दरख्त लगाए हैं तो उसमें से कितने पौधे दरख्त बने, तनावर दरख्त बने। तो सिंपल सा हल है कि हर शहरी सिर्फ एक पौधा लगाए, उसको उसका ख्याल रखे, उसकी आबियारी करे, उसको तनावर दरख्त बनाए। तो जितनी ग्रीनरी ज्यादा होगी वैसे ही सब्जा जो है आंखों के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है और क्लाइमेट के लिए भी अच्छा है। ठीक है अंसर, हीट वेव के हवाले से जैसे कि कराची में हमने देखा कि हीट वेव का जो सिलसिला है वो शुरू हो भी चुका है, उसमें मज़ीद शिद्दत भी आ चुकी है। अब बहुत से लोग, हमने कल भी अपने प्रोग्राम में स्टोरी शेयर की थी, बहुत से लोग हैं जो अब हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं स्किन रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर। तो अभी ये जो हीट वेव का दौरानिया है कितने अरसे कराची में रहेगा, इसमें मज़ीद शिद्दत कितनी हो सकती है, इसमें क्या एहतियाती तदाबीर लोग इख्तियार कर सकते हैं? देखें जी, मौजूदा जारी हीट वेव जो कराची में है कल तक इसका असर रहेगा। परसों से जो है वो कराची में टेम्परेचर जो है वो सबसिडेंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा। ताहम 36 से 38 मैक्सिमम रहने की तवक्को है। इस दौरान समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। समंदरी हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती हैं, तो शाम के औकात में भी जो नमी का तनासुब है वो 40 से ज़्यादा ही रहेगा, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं जो आपका फील्स लाइक या महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है वो मामूल से 2 से 3 डिग्री या समटाइम 4 डिग्री भी ज़्यादा हो सकता है। तो जब आपको पसीना आता है तो आपके फिर स्किन के प्रॉब्लम्स भी डेवलप होते हैं और भी प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। तो सबसे आसान हल ये है कि कोई आपको नहीं बचाएगा, आपने अपने आप को खुद बचाना है। अगर आप एक्सट्रीम आवर्स जो हम कहते हैं 11 से 4 बजे तक, अगर आपको आपका काम की नौयत आपकी ऐसी है कि आपको धूप में काम करना है तो कोशिश कीजिए कि अपने सर को ढांप के रखें, कैप का इस्तेमाल करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें, अपने साथ वाटर बॉटल रखें, छतरी का इस्तेमाल करें, हाइड्रेटेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, नमकियात वाला पानी पिएँ। इसके साथ साथ अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या पुलिस वाले हैं या ऐसे लोग हैं जिनका काम ही धूप में खड़े होकर नौकरी करना है तो उनको चाहिए कि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद सायेदार जगह पर 10 से 15 मिनट 20 मिनट का पॉज लें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपने आप को सुकून पहुंचाएं। ठीक है अंसब, लास्टली बस बताएगा कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर इस वक्त कैसा मौसम है, टूरिस्ट के लिए क्या एडवाइजरी है, ये बेस्ट मौसम है इस वक्त टूरिस्ट के लिए? देखें जी, ऑलमोस्ट जो मगरिबी हवाओं का सिलसिला था वो मुल्क से रुखसत हो चुका है। अब आने वाले तकरीबन 10 दिन तक जो है कोई ख़ास बारिश बरसाने वाला सिलसिला मुल्क को मुतासिर नहीं करेगा। इस वक्त ऑलमोस्ट जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर सनराइज़ रहेगा, मौसम प्लेजेंट रहेगा। ताहम टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो ग्लॉफ के इवेंट हैं, स्पेशली अपर जीबी या अपर केपी में ये इवेंट हो सकते हैं जिसको हम ग्लेशियर झील का फटना कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्टिंग की वजह से जो है उनके अंदर जो है वो झीलें बन जाती हैं उनके नीचे, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फट जाती हैं। तो सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में विजिट के लिए जा रहे हैं तो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ या लोकल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहें। जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं वहाँ जाने से परहेज़ करें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अगर हम अमल करते हैं, जो लोग कराची में रह रहे हैं, दीगर जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पर उन्हें हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर वो अपना बचाव भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाना चाहते हैं, जिस तरह से अंजुम साहब ने बताया कि वहाँ पर भी हमें चाहिए कि जो इस तरह के इदारे हों वहाँ पर हम कनेक्टेड ज़रूर हों उनके साथ, हमें आइडिया हो कि अगर हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो फिर हमें किस इदारे की मदद लेनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपनी 70वीं सालगिरह की खुशी में एक सादा सा केक काटते हैं, चंद दहाई वसूल करते हैं और किसी ख़ानदानी महफिल में कुछ यादगार तस्वीरें बनवाते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसे भी हैं जिनकी स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। डॉन पिटेट हैं जिन्होंने तारीख ही बदल के रख दी है। 70 बरस की उम्र के हो चुके हैं, जहां आम लोग हम देखते हैं कि रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून तलाश करते हैं। लेकिन डॉन पिटेट 220 दिन खला में रहकर आए हैं। ज़िंदगी का एक नया सफ़र उन्होंने मुकम्मल किया है। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर 7 महीने के इस तवील मिशन के बाद वो अपने 2 रूसी साथियों के हमरा एक सोयूज़ कैप्सूल के ज़रिए ज़मीन पर उतरे हैं, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। यकीनी तौर पर दिलचस्प और हैरत अंगेज़ ये मनाज़िर हैं। काज़ाकिस्तान की धरती पर उतरे हैं सूरज की किरणों के साथ। खला में 93.3 मिलियन मील का सफ़र उन्होंने तय किया। ज़मीन के 3520 चक्कर उन्होंने लगाए और बेशुमार साइंसी तजर्बात कर चुके हैं। ये कोई आम कारनामा नहीं है, ये हौसले और अज़्म की बुलंद तरीन परवाज़ है जो उन्होंने मुकम्मल की है। डॉन पिटेट, जिनका 29 साल करियर मदार में 18 माह से ज़्यादा वक्त पर मुहित है, आज अपने जिस्म पर खला की थकन लिए लेकिन अपनी रूह में नई कामयाबियों की चमक लिए वो ज़मीन पर वापस ज़रूर आए हैं। उनकी हालत थोड़ी कमज़ोर ज़रूर थी, लेकिन उनका अंगूठा उठाकर अपनी खैरियत का पैगाम देना, यही वो जज्बा है जो खलाबाजों को आम इंसानों से मुमताज़ बनाता है, उन्हें अलग बनाता है। क्योंकि स्पेस में जाना कोई आम काम नहीं है, एक बहुत बड़ा महाज है जहाँ पर आपको पता है कि आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। बहुत से ऐसे इशूज़ हैं, आपकी हेल्थ रिलेटेड बहुत से ऐसे इशूज़ हो सकते हैं आपको स्पेस में, लेकिन उसके बावजूद भी इस उम्र में उन्होंने हार नहीं मानी और जो ख्वाब उन्होंने देखा था उसको कंप्लीट भी किया। ISS में अपने क़याम के दौरान पेटेंट और उनके साथियों ने ज़मीन के लिए पीने के पानी की सफाई, माइक्रोग्रेविटी में पौधों की नशोनुमा और आग के तर्ज़ अमल पर रिसर्च भी की। वो रिसर्च जो कल को हमारी ज़मीन और हमारी ज़िंदगियों को महफूज बनाने में मदद भी दे सकेगी। तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा कारनामा है उनका इस उम्र में, उम्र के इस हिस्से में, जब उन्होंने ये कोशिश भी की और उन्होंने ये हम सबको करके भी दिखाया कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने एज के किसी भी हिस्से में सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप में जोश मौजूद है, आप में जज्बा मौजूद है, आप में लगन मौजूद है और आप कोई भी काम सर अंजाम देना चाहते हैं तो आप वो काम कर सकते हैं, जिसके मनाजिर हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। और यकीनी तौर पर जब आप अपने पैशन को लेकर आगे चलते हैं तो उसमें आपको कामयाबी यकीनी तौर पर मिलती है। और इसी तरह से पिटेट का भी हमने देखा कि ये पैशन था कि वो अपने इस गोल को अचीव करें और बहुत से ऐसे लोगों के लिए मिसाल बने जो कि ये समझते हैं कि अगर वो एज के किसी हिस्से में पहुंच चुके हैं तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो उनकी उम्र उन्हें रोकती है। हम अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर हमारे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो भी खला में चले जाएं, लेकिन अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए, अपनी जिस्मानी सरगर्मियों को बढ़ाना चाहिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, फिट रखने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिस तरह से हमने देखा कि पिटेट ने किया, आप लोग सोशल वर्क की तरफ आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं बिजी रखें, आपकी जो लाइफ का एक मकसद है उसको पूरा करने में भी आपकी मदद मिल सकती है। तो यही वो जज्बा है जो कि इंसान में होना चाहिए, जिसके थ्रू वो अपने पैशन को फॉलो कर सकता है और बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने में भी अपना किरदार अदा कर सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन को इंसाफ की फौरी फराहमी और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सफ़र में एक नया और तारीखी संग मील अबूर कर लिया गया है। पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ के इनकलाबी इंतख़ाबात के तहत 22 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान का पहला वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन VWPS कायम किया गया। ये जदीद प्लेटफॉर्म ख़वातीन को घर बैठे मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर के ज़रिए बराह रास्त पुलिस से रब्ता करने की सहूलत फराहम करता है। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन 24 घंटे दस्तयाब रहता है, जहां तमाम ख़वातीन शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। वीडियो कॉल पर तरबियत याफ्ता ख़वातीन पुलिस अफसरान से मशवरा भी ले सकती हैं और राजदारी के साथ साथ
अपनी फरियाद सुना सकती हैं। गुज़श्ता एक साल के दौरान 3,75,000 से ज़ायद ख़वातीन ने VWPS से रब्ता किया, जिनमें से 43,650 केसेस में फौरी FIRs का इंदराज अमल में आया, जबकि 3,25,000 से ज़ायद ख़वातीन को बरवक्त इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया गया। इस कामयाब इक़दाम के बाद सूबे में घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में अब नुमाया कमी देखी जा रही है, जो इस मनसूबे की अफादियत और बरवक्त अमल दरामद का मुँह बोलता सबूत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा अक्सा हबीब साहिबा, जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की इंचार्ज हैं। उनसे इस बारे में मज़ीद जानेंगे कि ये मनसूबा कैसे काम कर रहा है और ख़वातीन की ज़िंदगियों में किस तरह से मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है। अक्सा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के क़याम का बुनियादी मकसद क्या था? वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाने का मकसद ये था कि हमारी ख़वातीन जो हैं 15 पे या किसी भी ज़रिए से पुलिस में हमें अपनी मसला तो बता देती थी, लेकिन उनका फॉलोअप नहीं होता था। वो ये पुलिस जो है, कभी ऐसा होता था मौके पे चली जाती थी या कभी नहीं पहुंचती थी, वो भी बैठ जाती थी चुप करके कि हमने थाने नहीं जाना। और इसको वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाने का मकसद ये था कि हमने ख़वातीन से पुलिस की जो है वो इंटरेक्शन करानी है, उसको यकीनी बनाना है कि अगर कोई एक इत्तला हमें मौसूल हुई है, किसी भी कोई भी वायलेंस है या कुछ भी है, हमने उसको यकीनी बनाना है कि पुलिस उसके पास मौके पे जाए। और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाने का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि जो ख़वातीन को थाने के चक्कर बेजा चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसको हम कम से कम करें। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन इस प्लेटफॉर्म तक किस तरह से रसाई हासिल कर सकती हैं? कितना ये अमल आसान है उनके लिए? ये हमारे 3-4 तरीके हैं जिससे ख़वातीन हमसे रब्ता कर सकती हैं। जो सबसे पहला और जो मेन तरीका है, 15 पे कॉल करेंगी हमें, उस पे के बाद 2 का बटन प्रेस करेंगी, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में उनकी कॉल लैंड करेगी। वहाँ पे हमारी ख़वातीन ऑफिसर्स बैठी हैं, वो उनका मसला सुनेंगी और वो उनका केस बनाएंगी। दूसरा तरीका हमारा ये है वुमेन सेफ्टी ऐप। हमारी मैसेजेस के उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, 24/7 थ्रू मैसेजेस, लाइव चैट, वो हमसे रब्ता कर सकती हैं। वीडियो कॉल की ऑप्शन उसमें मौजूद है, 24/7 आप वो हमसे वीडियो कॉल पे भी अपना मसला बता सकती हैं। ये वुमेन सेफ्टी ऐप के हमारे फीचर्स हैं। चौथा जो है हमारा व्हाट्सएप है, हमारा पंजाब पुलिस का व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के थ्रू वो हमें अपना मसला बता सकती हैं। ये चारों तरीके से हमसे इन कॉन्टेक्ट वो हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पैटर्न आपने क्या देखा? आपको ऐप से कॉन्टेक्ट किया जाता, 15 से किया जाता है या व्हाट्सएप के थ्रू किया? 15 पे कॉल, एक तो कॉल फ्री है और जो दूर दराज इलाके हैं उनमें वो एक एक्सेसिबल है। कभी कहीं पे इंटरनेट का इशू हो जाता है, इस वजह से वो 15 स्मार्टफोन्स नहीं है। ठीक है, 15 पे कॉल करके 2 का बटन प्रेस करती हैं वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में हमारे पास। ठीक है। अक्सर जब भी कोई कंप्लेन आप लोगों के पास रिपोर्ट होती है किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, उस पर फिर किस तरह से काम किया जाता है? कार्रवाई का जो एक अमूमी तरीका है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि वो कितना डिफरेंट है आम पुलिस से इस डिपार्टमेंट में? इसमें ये आ जाता है डिफरेंस कि अगर एक खातून है वो हमसे रब्ता कर रही है, उसका हम केस बना के मुतलका डिस्ट्रिक्ट में जो है या मुतलका करीबी जो थाना है उसमें हम भिजवा देते हैं। पहले हमारा यहाँ तक होता था कि केस बन गया, पुलिस रब्ता करे। अब हमारा ये पैटर्न है, ये तरीका है कि हम उस केस को फॉलोअप करते हैं उसका एंड तक। मतलब 15 की कॉल, एक इन्फॉर्मेशन रिसीव होने से लेके प्रोसिक्यूशन लेवल तक हम उसका फॉलोअप करते हैं। हम उसको तनहा नहीं छोड़ते। हम ये कहते हैं कि औरत ने अगर हमसे कोई मसला अपना शेयर किया है, उसको अदालत के दरवाजे तक छोड़ के आना हमारा काम है। 15 की कॉल आई, हमने मुतलका ज़िले में, मुतलका पुलिस स्टेशन में उसके डिस्पैच की। कार्रवाई जो है वो तफ्तीश जो है वो मुतलका थाने ने करनी है, लेकिन हमने उनका फॉलोअप लेना है स्टेप बाय स्टेप। 15 की कॉल, पुलिस पहुंचाना, सबसे पहला हमारा काम है कि हमने मौके पे पुलिस को पहुंचाना। हमारा सबसे पहला जो है काम है कि हमने लाजमी ये करना है कि पुलिस मौके पे औरत के पास पहुंचे, पहुंच के उधर देखे कि मसला है क्या, आया कि मसला क्या हुआ है, उसके साथ मसला बैठ के हल होने वाला है या नहीं है। अगर तो कोई संगीन है, संगीन मसला वो उसका है, थाने में जो है वो उसकी FIR दर्ज होती है। अगर हल होने वाला होता है, मौके पे भी कई मसले में हल हो जाते हैं। FIR होनी है, उसका आगे तफ्तीश होनी है। उसके लिए पुलिस जो है, जो मौके पे गई है, वो मौके से एप्लीकेशन लेगी खातून से, उसको थाने आने का नहीं कहेगी, फ़ौरन थाने आने का नहीं कहेगी, मौके से एप्लीकेशन लेगी, जाके FIR रजिस्टर होगी। प्रॉपर जो हमारा तफ्तीश का अमल है वो सारा वहाँ से शुरू हो जाता है।
उसके बाद कोर्ट तक हमारा मैटर जाता है। हम इतने दिनों में जो है वो अपनी खातून के साथ डेली हम राब्ते में रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे एक पॉइंट लग रहा है वो ये है कि किस तरह से राजदारी को यकीनी बनाया जाए। बहुत सी इस तरह की ख़वातीन होंगी जो ये चाहती होंगी कि इस चीज़ को आउट नहीं होना चाहिए कि मुतासरा जो ख़वातीन हैं वो ख़ुद को भी महफूज फ़ील ज़रूर करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई खातून हमसे रब्ता करती है कि मेरा नाम सीगा राज में रखा जाए, हम इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं। अपने पुलिस ऑफिसर्स, हम तो अपने एंड से तो हम नहीं बताते, हम इस चीज़ को भी यकीनी बनाते हैं कि जो आगे पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, या जिस लेवल पे उसका केस जा रहा है वो उस पॉइंट से कहीं पे भी उसका नाम जो है वो बाहर ना जाए। हम इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि नाम और उसका नंबर उस सीगा राज में रखा जाए। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझती हैं VWPS के क़याम के बाद, जिसको आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है, कितनी बेहतरी आपने देखी कि लोगों का जो एतमाद है वो पुलिस पर ज़्यादा हो चुका है या कम हो चुका है, या उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? इसमें यह है कि जिस तरह हमारे डोमेस्टिक वायलेंस में अगर बात की जाए तो पहले ये होता था छोटे मोटे घरेलू लड़ाई झगड़ों पे पुलिस की कोशिश होती थी कि ना पहुंचा जाए। अब हमारी ये कोशिश होती है हम उनको मौके पे पहुंचाएं। तो ये जो चीज़ है, एक दफ़ा अगर पुलिस मौके पे पहुंच गई है, ये चीज़ बड़ी इस काम में मैटर करती है कि अगर लोगों में डर खौफ पैदा हो गया कि अगर एक खातून अगर कॉल चला रही है तो उसके बैक एंड पे हैं, अब पूछने वाले हैं, फिर जब उनको फॉलोअप्स के लिए कॉल की जाती है ये चीज़ भी जो है इसमें आ जाती है। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन को जिस तरह से आप बता रही हैं कि तेज़ी से इंसाफ फराहम किया जा रहा है, फॉलोअप भी लिया जा रहा है, इस पर आपने क्या चैलेंजेस देखे या आप इसमें क्या देख रही हैं कि एक सक्सेस रेशो कितना रहा? क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कोई इश्यूज़ होते हैं। ऑब्वियसली अब आप भी आगे जो मुतल्लिका थाने हैं या अफसरान हैं वहाँ तक ये चीज़ कन्वे होती है, कोई उसमें आप देख रहे हैं कोई लैप्स मौजूद है? इसमें हमारे पास जो है वो हमारे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के एंड पे थोड़ा सा स्टार्ट में हमें ये फील हुआ, लेकिन उस पर भी हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। DPOs इन्वॉल्व होते हैं, मुतल्लिका ज़िलों के हायर ऑफिशल्स को हम लूप में रखते हैं। अगर हमें कहीं मसला आता है, हमें लगता है कि इसका केस जो है वो सही प्रोसीड नहीं हो रहा, हम उसको एस्केलेट करते हैं हाई अप्स को, 1 स्टेप हम मूव कर देते हैं। DPOs लेवल तक केस जो है वो ख़वातीन के जाते हैं। ये जो चैलेंजेस अगर हमें फेस होते हैं तो वो हमारी ओवरऑल जो है पुलिस DPO लेवल तक हायर अथॉरिटीज़ वो हमें जो है वो सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। अब तक जितनी भी शिकायत मौसूल हुई हैं, सबसे ज़्यादा आपने क्या देखा? किस नौयत के केसेस आपके पास आए? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे यहाँ आज की खातून वो सबसे ज़्यादा फेस कर रही है? इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी तक हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे पास केस रिपोर्ट हुए हैं। घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और इसमें ये है कि बहुत इसकी रेशो सबसे ज़्यादा है डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और आपने क्या देखा डोमेस्टिक वायलेंस पर कमी का कितना क्रेडिट हम दे सकते हैं VWPS को? इसकी कमी का इस तरह से दे सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस जो है वो मौके पे नहीं पहुंचती थी। खातून की कॉल है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी बाद में। जब भी इस चीज़ को यकीनी बनाया गया है कि मौके पर पुलिस पहुँचेगी, जाके खातून को सुनेगी, तो काफ़ी ज़्यादा रेशो जो है इससे हमारी कम हो जाती। ठीक है। ऐसा अभी अगर हम देखें तो ये जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, कितने अजला में पंजाब के अभी काम कर रहा है? तमाम अजला में हमारे फोकल पर्सन्स बैठे हैं। हेड ऑफिस हमारा लाहौर में है। तमाम अजला में जो है 36 जिलों में जो है हमारे फोकल पर्सन्स बैठे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम हो रहा है हमारे एंड पे जो है। ठीक है। और इसके नेटवर्क को किस तरह से बड़ा करने की कोशिश की जा रही है विद इन पंजाब? भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह से पंजाब में जो आपकी एक मैन पावर होती है उसको किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, और सेकेंडली क्या ऐसा भी कोई प्लान है कि दूसरे सूबों को भी इस पर तरकीब दी जाए, तरवीज किया जाए कि वहाँ पर भी इस प्लान को शुरू किया जा सके? विद इन पंजाब अगर मैं बात करूँ तो हमारा तमाम अजला में इसके ऑफिस बन चुके हैं। हमारे फोकल पर्सन वहाँ पे मौजूद हैं। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम हो रहा है, लेकिन हेड ऑफिस चूँकि मैंने ये बताया है यहाँ पे लाहौर है, लाहौर में है, तो इसमें ये होता है कि हम दूसरे अजला से काम करवा रहे हैं, लेकिन सारा जो काम है वो हम यहाँ पे विदाउट सेटिस्फेक्शन ऑफ कॉलर, जब तक हमें कॉलर या विक्टिम जो है हमारी ये जवाब नहीं दे देती कि जी मेरा मसला हल हो चुका है, हम उसका एक तो केस यहाँ से नहीं क्लोज करते। चूँकि हमारे पास लाहौर में है, ये अजला में काम हो रहा है, तफ्तीश सब कुछ वो ज़िलों में हो रही है, लेकिन जो मेन काम है वो लाहौर में हो रहा है।
ठीक है। तमाम अच्छा, अक्सर साहब जैसे हम देखते हैं कि शहरों में आपने देखा कि शहरों से आपको ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं या गांव से ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं? क्योंकि शहरों में तो ख़वातीन के पास इंटरनेट भी है, हम देख रहे हैं कि मोबाइल्स जो हैं वो तमाम जदीद मोबाइल्स हैं कि जिनमें वो आपसे ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। गाँव की जो ख़वातीन हैं उनके कुछ मसाइल अभी भी उनके पास हैं, दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ से कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तादाद क्या है? और फिर जो गाँव की ख़वातीन हैं वो अगर पुलिस स्टेशन जा रही हैं या ऑब्वियसली उन्हें बाद में तो जाना, तो वहाँ पर जो मुकामी पुलिस का रवैया है वो भी आप देख रहे हैं कि उसमें कोई बेहतरी हुई है? इसमें यह है कि अगर देखा जाए शहरों में अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है अबाउट 15 कॉल, विमेन सेफ्टी ऐप या सोशल मीडिया ऐप, इन अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास साथ साथ राजनपुर जैसे ज़िले से भी कॉल्स हमारे पास आ रही हैं, जैसे छोटे ज़िला है, भक्कर है, राजनपुर है, उनके भी स्टैट्स हमारे मौजूद हैं। ये नहीं कि अवेयरनेस है थोड़ी, सिटीज़ में जो है वो थोड़ी रेशो ज़्यादा है अवेयरनेस, लेकिन हमारी सोशल मीडिया कंपेन्स जैसे काम कर रही हैं और इस तरह छोटे ज़िलों में भी, छोटे शहरों से भी हमें जो है वो केसेस मौसूल होते हैं। ठीक है। अच्छा, बतौर इंचार्ज इस प्रोजेक्ट में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? इसमें ये है कि हम ख़वातीन की एक तो हेल्प करके खुशी महसूस होती है कि जो एक ख़ातून है वो हमसे मदद के लिए हमें कॉल करती है या हमसे रब्ता करती है। जब हम उसको हेल्प आउट करते हैं एक तो खुशी भी महसूस होती है और एक तरफ तकलीफ़ भी होती है कि हमारी ख़वातीन इतनी मुश्किलात का सामना कर रही हैं। और हमारी कोशिश यही होती है, शुरू से लेके 1 साल हमें हो गया, यही होती है कि अगर कोई ख़ातून मुश्किल में हमसे मदद तलब कर रही है, हम हर तरह से उसको मदद प्रोवाइड करें, उसकी हेल्प करें हम। ठीक है। अच्छा, एक और इशू भी है जो कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फेक कॉल्स की जाती हैं ऐसे इमरजेंसी नंबर्स पर, और बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता है अपनी मीम्स के लिए या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए या अपने कुछ देर के फ़न के लिए। ये भी हो रहा है आपके साथ साथ? कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने मजाक ही सिर्फ किया हो? बिल्कुल ऐसा ही है। फेक कॉल्स की रेशो जैसे 15 पे है, ऐसे हमारे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में भी है। लेकिन हम इधर हमारा थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हम उसको वेरीफाई करते हैं, हमें करना पड़ता है कि हो सकता है कि खातून कोई वाकई ही मुश्किल में हो, वेरीफाई करते हैं। इससे हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि फेक कॉल्स जो हैं वो करने से गुरेज करें। इससे हमारा भी वक्त ज़ाया होता है, पुलिस का भी वक्त ज़ाया होता है, और जो मुश्किल में खातून होती है उस तक मदद हम देर तक। कभी कोई ऐसा प्लान किया गया कि ये जो फेक कॉल्स करते हैं इनको ट्रेस आउट किया जाए, इनको पकड़ा जाए, इनको कुछ सजाएं दी जाए ताकि ये बाज आए? बिल्कुल, इस पे हम काम कर रहे हैं, हमारी हायर अथॉरिटी काम किया जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा केस जो आप शेयर करना चाहती हो जिसने आपको ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासर किया हो? इसमें यह है कि हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं 1 साल में। हमारी सक्सेस क्या है इसमें यह है कि अगर कोई खातून मुश्किल में हमें पुकार रही है या हमें मदद के लिए कॉल कर रही है या मदद के लिए हमसे रब्ता कर रही है, हमने विद इन शॉर्ट टाइम उसको मदद प्रोवाइड करनी है अगर वो कोई मुश्किल में है। इसमें यह है कि काफ़ी हमारी स्टोरीज़ हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। एक मंडी भावदीन का सबसे पहला केस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मंडी भावदीन से केस एक हमें रिपोर्ट हुआ था। एक हमसाये ने जो है वो 15 पे कॉल की थी कि मेरे हमसाये में एक तशद्दुद हो रहा है खातून पे, आप आके उसको देखें। तो पुलिस रवायती अंदाज में वो गई है और चेक किया वहाँ पे। उन्होंने जाहिर सी बात है दरवाज़ा नहीं खोला और ख़ातून ने कहा था कि मेरा नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। फिर हमने उनसे दोबारा रब्ता किया, उन्होंने कहा नहीं ये तशद्दुद हो रहा है। जब वो आगे गए हैं हमने फोर्स किया उनको जाके देखें कि क्या है मामला। वो जब वहाँ पे गए हैं वाकई खातून पे तशद्दुद, उसको रिकवर किया गया और फिर उससे पूछा गया, वो डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार थी, उसकी मदद की गई। ठीक है। और यकीनी तौर पर इस तरह के जो केसेस अब हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में हो रहे हैं। इंचार्ज वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन अक्सा हबीब साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। बड़ी ज़बरदस्त उनकी 1 साल की जर्नी रही है जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में ख़वातीन की मदद की जा रही है। और लास्टली वो ख़वातीन जो कि डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी किस्म के इशू को फेस कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इस VWPS का उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। इसकी ऐप भी मौजूद है, व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, 15 के थ्रू आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का, जो कि ख़वातीन की आसानी के लिए किया गया है कि उन्हें अगर कोई भी मुश्किल है तो वो एक नंबर डायल करेंगी और पुलिस जो है वो यकीनी तौर पर उनकी मदद के लिए भी पहुँचेगी और उसके साथ साथ जो राजदारी है उसको भी यकीनी बनाया जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी की दुनिया से खबर आपके साथ शेयर करेंगे जहां दुनिया तरक्की की दौड़ में हर दिन एक नई मंजिल उबूर करती हुई दिखाई दे रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने वो ख्वाब भी हकीकत में ढाल दिए हैं
जो कभी सिर्फ कहानियों में हुआ करते थे या सिर्फ हम सोच सकते थे, आज वो तमाम तर चीज़ें हम अपने सामने भी देख रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी हैरानकुन ईजाद के बारे में बताने जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में इंसानियत की मदद का एक नया बाब रकम करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन इंजन से चलने वाले माहौल दोस्त रोबोटिक घोड़े की, जिसके मनाजिर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसने लॉन्च होते ही धूम भी मचा दी है। ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो कि इस वक्त हम सबके सामने मौजूद है। एक ऐसा रोबोट है जिसे इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया है कि वो घोड़े की तरह सख्त से सख्त और दुश्वार गुजार रास्तों पर सफ़र कर सके, पुरखतर रास्तों पर सफ़र कर सके और हमारे सफ़र को आसान भी बना सके। ऐसी जगहों पर हम जा सकते हैं जहाँ पर जाना पहले ख्वाब ही समझा जाता था, जहाँ पर हमें हाइकिंग करनी पड़ती थी या इंसान को खुद से चढ़ना पड़ता था। कोई ऐसी सवारी आपके पास मौजूद नहीं थी कि आप इस तरह के पथरीले रास्तों पर चढ़ सकें, मुश्किल रास्तों पर सफ़र कर सकें। जहाँ हमने देखा कि गाड़ियाँ हिम्मत हार जाती हैं, जहाँ इंसानों का पहुँचना मुश्किल होता है, ख़तरे से खाली नहीं होता, वहाँ ये रोबोटिक घोड़ा अपनी चाल से रास्ता बनाता है। इस घोड़े की सबसे ख़ास बात यह है कि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पर चलता है। ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन के इस्तेमाल का मतलब है कि ये सफ़र के दौरान किसी किस्म का जहरीली धुआं या कार्बन गैस भी पैदा नहीं करता। ये कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए काम करता है। स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसे रास्तों पर इसको चलना है जहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और इस एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं होना चाहिए। फ़ज़ा में सिर्फ पानी के बुखारात छोड़ता है, यानी ना सिर्फ ये इंसानों के लिए मददगार है लेकिन हमारी ज़मीन के लिए भी एक, इसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और ज़बरदस्त किस्म की ये इनोवेशन है जो कि की गई है। बहुत ज़बरदस्त है जो कि आने वाले दिनों में इंसानों के बड़े अच्छे तरीके से काम आएगी। चाहे बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की चोटी हो, तपते सहरा की वसत हो या फिर घने जंगलों के पुरपेच रास्ते ही क्यों ना हो, ये रोबोटिक घोड़ा हर जगह आसानी से पहुंच सकता है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से फंक्शन करता हुआ दिखाई देता है। इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। इसमें एक खुदकार नेविगेशन सिस्टम भी मौजूद है जो कि मसनूई ज़हानत की मदद से रास्ता भी ढूंढ सकता है और ये रिमोट कंट्रोल के ज़रिए भी चलाया जा सकता है, यानी कि काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर रखी गई हैं। ख़ुद मुख्तारी के साथ भी सफ़र कर सकता है। जो तिब्बी माहिरीन हैं, रेस्क्यू टीम्स हैं, जो साइंसदान हैं, यहाँ तक कि जब हम फ़ौजी दस्तों के हवाले से बात करते हैं तो इन फ्यूचर इस घोड़े से वो भी मदद ले सकते हैं। ऐसे इलाकों में पहुंच सकते हैं जहां पर कुदरती आफात के बाद सामान पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, बहुत जो दूर दराज इलाके हैं जहां पर आपने तिब्बी इमदाद पहुंचानी है या कोई रिसर्चेस आपको करनी है, ये रोबोटिक घोड़ा हर मिशन का हिस्सा बन सकता है। तो एक ऐसा सफ़र है जहां ना गैस का खर्च है, ना माहौल की आलूदगी का कोई ख़तरा है, ना ही कोई ख़तरनाक चढ़ाइयाँ रुकावट आपकी बन सकती हैं। एक हल्की, महफूज और माहौल दोस्त ये टेक्नोलॉजी है जिसको ईजाद किया गया है, जिस पर बहुत अरसे से काम किया जा रहा था और इसको बहुत ज़्यादा सराहा भी जा रहा है। तो यकीनी तौर पर ये सिर्फ एक ईजाद नहीं है, ये मुस्तकबिल के सफ़र की एक खूबसूरत झलक है जिसे हम और आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आने वाले वक्त में ये हम सब के पास हो सकता है। आने वाला जो वक्त है वो माहौल दोस्त होगा, ख़ुद मुख्तार टेक्नोलॉजीज़ का दौर होगा और ये हाइड्रोजन इंजन से चलने वाला रोबोटिक घोड़ा इस सफ़र का यकीनी तौर पर पहला कदम साबित होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। रे रा 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 साजन प्रीत लगा के मत जाना दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी मोहे सुंदर
मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला जाना। वो कदिया मिल सांवल यार वे, वो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरी लूलू चीख पुकार वे, मेरी लूलू चीख पुकार वे, वो कदिया मिल सांवल यार वे, वे सांवल यार, वे सांवल यार, वे सांवल यार, तेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मुझे मिला चार कहार वे, मेरी लूलू चीख पुकार वे, वो कदिया मिल सांवल यार वे। बहुत खूब, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हसनैन साजिद और किरमल इस वक्त हमारे शो में मौजूद हैं। हसनैन जो कि उभरते हुए गुलकार हैं और किरमल ने मुझे थोड़ा सा हैरान किया है क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा लड़कियों को नहीं देखा गिटार इस तरह से बजाते हुए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। किरमल से सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट, तो किरमल कब से गिटार बजाना सीख रही हैं और ये शौक़ किस तरह से पैदा हुआ? सर मुझे शौक़ तो बचपन से है, ठीक है, पर स्टार्ट मैंने 9th क्लास से किया। 4 इयर्स हो गया मुझे गिटार सीखते हुए। अब मतलब काफ़ी तो किसको देखती रही? कोई फैमिली में है कोई सिंगर? नहीं, कोई है नहीं, कोई भी नहीं है। तो कैसे शौक कैसे पैदा हुआ? किसको देखा या कौन आपके फेवरेट रहे जिनको आपने देख के कहा कि मैंने भी गिटारिस्ट बनना है? फेवरेट जस्ट मतलब कोई स्पेसिफिक है नहीं, ठीक है, वैसे ही शौक आपको पैदा हुआ? शौक था मुझे गिटार का। ठीक है, तो कितनी मुश्किल लगी गिटार सीखने में क्योंकि आसान नहीं है गिटार फर्स्ट डे लगा था कि नहीं सीख सकती, बट रिजेक्शन है ना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे किसी ने कहा कि आप नहीं सीख सकती, तो मतलब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एक जगह ऐसे ही हो रहा था शो, तो मैंने कहा अच्छा, देन आपने एज अ चैलेंज लिया फिर उसको? एज अ चैलेंज विदिन 6 मंथ मैंने सारा अपना कवर कर लिया था। और इनफैक्ट मेरे टीचर भी हैरान थे कि आपने कैसे किया। ऑब्वियसली, लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए आपका पैशन होता है और आप कुछ करना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर आप कर सकते हैं। और जब रिजेक्शन कहीं से आ जाता है और उसको आप एज अ चैलेंज लेते हैं तो वो मेरा ख्याल है जल्दी आपको हेल्प करता है। हसनैन कब से गा रहे हैं? आपको किस तरह से गाने का शौक पैदा हुआ? सर बेसिकली ना मेरा कोई म्यूज़िक में फैमिली में कोई म्यूज़िक करता है, ठीक है, तो मैं कॉलेज लेवल पे लड़कों को परफॉर्म करता देखता था। लड़के गिटार लेके आते थे, उनकी जैमिंग्स उनके गिग्स वगैरह में बैठ जाया करता था। ठीक है, तो एक दिन मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि आप गा सकते हो यार, आपके वोकल्स अच्छे हैं। तो फिर मैंने उधर बैठ के गाया। टीचर्स भी साइडों में खड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे ना बड़ी अप्रिसिएशन दी कि आपके वोकल्स अच्छे हैं, आप मेजर प्लेटफॉर्म से जाएं, उधर परफॉर्म करें और इंशाल्लाह मेरी। तो सीखा किसी से या फिर खुद से ही? नहीं सर, गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। और कब से गा रहे हैं? कितना अरसा हो चुका है? सर मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए हैं, ठीक है। और कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है सिंगिंग का? क्योंकि सम टाइम होता है फैमिलीज उस तरह से सपोर्टिव नहीं होती, फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है? सर मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरी, ठीक है, इस मामले में। उसके साथ साथ स्टडीज जो हैं वो दोनों ने कंटिन्यू रखी या स्टडीज को खैर बात कह दिया? नहीं सर, मेरा बैचलर्स चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, तो मेरी साथ साथ स्टडीज़ भी कंटिन्यू है और म्यूज़िक को मैं एज अ हॉबी लेके चल रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे इसको प्रोफेशनली परसू करूँगा। ठीक है। और किरमल आप क्या स्टडीज़ कर रही हैं? मैं सेकेंड ईयर में हूँ FSC डिग्री कॉलेज से।
और यानी कि पढ़ाई को भी आप लोग बैलेंस करके फिर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बार ये होता है कि पैशन के चक्कर में बहुत से हमारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने फिर स्टडीज़ को खैर बात कह दिया था और सिर्फ अपने पैशन की तरफ चले गए थे। बट अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप दोनों पढ़ भी रहे हैं, फैमिली सपोर्ट भी है। क्या फ्यूचर के प्लान्स हैं दोनों के? मैं चाहूँगा बारी बारी आप हमें बताएं कि किस तरह से आप अपने इस करियर को देख रहे हैं। हॉबी को करियर में भी चेंज करना चाहेंगे या सिर्फ एज अ हॉबी ही रखना चाह रहे हैं? सर इसको प्रोफेशनली करना है हमने। ठीक है। बेसिकली हमारी सोसाइटी की डार्क रियलिटी है कि जो आर्टिस्ट होता है उसकी कदर नहीं है हमारे इंडस्ट्री में, उसको अपने आप को मनवाना पड़ता है। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम भी आगे परफॉर्म करेंगे, अपना लोहा मनवाएंगे। ठीक है। और किरमल आप क्या प्लान्स हैं इसको प्रोफेशनली परसू? अच्छा, ये मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि ये पेयर किस तरह से बना, कैसे मुलाकात हुई और अब जैसे अब आप दोनों ने इकट्ठे ही परफॉर्म किया? सर बेसिकली अलहमरा आर्ट काउंसिल में अक्सर आर्टिस्ट आते रहते हैं, तो एक दिन मैं भी अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में ना गया, तो ये परफॉर्म कर रही थी, तो मैंने इनसे जाके कांटेक्ट किया, तो इन्होंने मैंने अपना बताया कि इस तरह मैं भी गा लेता हूँ। ठीक है। तो इनके साथ मैंने कोलैबोरेशन की। ठीक है। तो तब से लेके अब तक हम चल रहे हैं। ठीक है। और अच्छा, आजकल तो हम देख रहे हैं कि बहुत इजी है एक्सेस हम लोगों का, इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया मौजूद है, वहाँ पर आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। अगर आप टैलेंटेड हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, तो आपके लिए एक आसान वे ज़रूर निकल आता है। डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स हैं, ऐप्स हैं। आपने किसी ऐसे चैनल की तरफ अभी आप गए हैं या टिकटॉक अकाउंट की तरफ आप गए हैं जहाँ पर आपको लगता है कि लोगों से ज़्यादा इंट्रैक्शन आपका हुआ हो? सर टिकटॉक बेस्ट वे है पॉपुलैरिटी का, और पाकिस्तान में आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ भी टिकटॉक और इंस्टा हो रहा है जी। तो हम पोस्टिंग भी कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा एज ज़रूर है, जो भी नए लोग आ रहे हैं उनके लिए एज तो है कि उनके एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। पहले ज़माने की तरह नहीं कि आपको चैनल्स में जाना है, आपको ऑडिशन देना है। अब आपके फ़ोन में ही आप समझ रहे हैं कि आपने ऑडिशन देना है। ठीक है। तो अभी हम चाहेंगे कि एक और गाना आप हमें ज़रूर सुनाएं। सर मैं आपके सामने पंजाबी गीत गा रहा हूँ, फिल्म कमली का नैना, नैना दे कोल कोल रहना। ज़रूर। कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं ओ सहना, नैना तो दूर ना करी है नैना, नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं ओ सहना, नैना तो दूर ना करी, दुखड़े सुनामने बैठ मेरे सामने, दिन प्यार वाले फिर की दुआवने, दुखड़े सुनामने बैठ मेरे सामने, दिन प्यार वाले फिर की दुआवने, सावा बाकी ने यार जो विसावा, हंस के मैं नाम तेरे लावा, सावा तो दूर ना करी नैना, नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं ओ सहना, नैना तो दूर ना करी। बहुत खूब ज़बरदस्त। स्टैन, मुझे बताइएगा कि कौन आपके फेवरेट हैं सिंगर पाकिस्तान में भी या क्रॉस द बॉर्डर भी, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, क्योंकि मौसीकी वहाँ पर भी बहुत अच्छी है, मौसीकी पाकिस्तान में बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के पास बहुत बड़े बड़े नाम रहे, वहाँ पर भी बहुत बड़े लेजेंड्स मौजूद हैं, तो किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या किससे इंस्पिरेशन लेते हैं? सर बेसिकली मैं ना ज़्यादा सोलफुल सिंगिंग को लाइक करता हूँ, जिस तरह जावेद बशीर हो गए, नुसरत साहब हो गए, सज्जाद अली मेरे आइडियल हैं, उनको मैं कॉपी करने की ट्राई करता हूँ।
ठीक है, बट वो उनका लेवल नो डाउट ऑब्वियसली ये सालों की मेहनत है, बहुत ज़्यादा उसके लिए काम करना पड़ता है। रियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने देखा कि हमारे जितने भी लेजेंड्स थे वो पूरा पूरा दिन रियाज करते थे। आज शायद सिंगर्स में अब ये चीज़ थोड़ी सी कम भी हो चुकी है। कितनी देर रियाज करते हैं आप? कितनी देर डेली कोशिश करती हैं कि गिटार की प्रैक्टिस करें? और आप सिंगिंग पे कितना टाइम लगाते हैं? सर मैं जब फ्री होता हूँ तब मैं रियाजत में ही होता हूँ। ठीक है, मैं एवरी टाइम रियाजत में होता हूँ। और जो सिंगर्स हैं उनको एक ये भी होता है कि जब भी वो कहीं बैठते हैं उनको गाना सुनाने के लिए कह दिया जाता है, दोस्तों यारों में भी, फैमिली में भी, कुछ शादी का फंक्शन भी हो, किसी का बर्थडे भी हो, तो ये भी मुश्किल पेश आती है फिर? नहीं, मुश्किल नहीं, रियाजत में होते हैं तो कोई टफनेस नहीं होती। तो क्लास में फिर टीचर भी सुनते हैं आपसे? सुनते हैं। आप कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं गिटार की? मैंने प्रैक्टिस कर ली है एक ही दफ़ा जितनी करनी थी। अच्छा। अब ये है कि मेरा गिटार पैक नहीं होता। प्ले करती हैं? जी प्ले करती। ठीक है, क्योंकि सीखने का जो अमल है वो तो देखिए चलता रहता है पूरी जिंदगी। जी पूरी जिंदगी चलता रहता है, हम सीखते तो नहीं है। तो क्या दोनों का क्या शौक है? प्लेबैक सिंगिंग की तरफ जाना है, कॉन्सर्ट्स की तरफ जाना है? बहुत से लोगों को क्रेज जो होता है वो कॉन्सर्ट्स का होता है, आवाम का जो एक रिस्पॉन्स आपको मिल रहा होता है लाइव, वो कई लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। सर कॉन्सर्ट्स की तरफ ज़्यादा रुझान है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कोई ऐसा स्पेसिफिक सिंगर जिसको आपने कहा सजाद अली साहब तो हैं जैसे, और किसी को देखकर आपने गाना शुरू किया हो? क्योंकि बहुत से सिंगर जब हमारे शो पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नाम लिया जाता है वो आतिफ असलम का लिया जाता है, बहुत से लोग उन्हें पसंद करते हैं। मैंने अरिजीत को देख के स्टार्ट किया था। अरिजीत को देख के स्टार्ट किया था, ठीक हो गया। तो अभी किस तरह का सफ़र जा रहा है? क्या अचीवमेंट्स हो चुकी हैं? फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? सर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन विन किए, डिवीजन लेवल पे कंपटीशन विन किए, और मेजर प्लेटफॉर्म्स पे भी अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। ठीक है, पोजीशन होल्डर रहा हूँ मैं। ज़बरदस्त। अच्छा किरमल, हमने देखा कि क्रॉस द बॉर्डर ये होता है कि वहाँ पर बहुत सारे शोज़ होते हैं, टैलेंट हंट किया जाता है, जो नया टैलेंट है उसको आगे लेकर आते हैं, इंडस्ट्री वहाँ पर काम करवाती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि फिल्म्स उस तरह से नहीं बन रही हैं। सबसे ज़्यादा गानों का इस्तेमाल अगर होता है तो वो फिल्म्स में होता है और वहाँ से आपका नाम ज़्यादा बड़ा बनता है। तो यहाँ पर उस तरह से टैलेंट हंट शोज़ नहीं हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगी? उस पर मैं मैसेज देना चाहूँगी कि न्यू जनरेशन है, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बिल्कुल ऐसी है। तो बच्चों को, न्यू जनरेशन को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए ताकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों। और ये चीज़ तो हमने देखा कि जो वहाँ के सिंगर्स हैं वो इतना ज़्यादा प्रेज़ करते हैं नुसरत साहब को, मैडम शाह को, राहत फ़तेह अली ख़ान को, तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ पर उस तरह से काम नहीं हो रहा म्यूज़िक को एलिवेट करने के लिए जितना टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। सर पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट इधर हमें प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किए जाते। कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सड़कों पे रुल रहे हैं, कहीं आप सफ़र करते हैं डेली बेसिस पे तो आप देखते हैं कितने कितने क्लासिकल वोकल्स होते हैं सड़कों पे खड़े होकर गा रहे होते हैं। ये टैलेंट रुल गया है पाकिस्तान में सड़कों पे। ठीक है, और क्या आप चाहते हैं इन फ्यूचर कभी कोई ऐसा मौका मिले म्यूज़िक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने का या उसको चेंज करने का, तो किस तरह से करना चाहेंगे? सर गवर्नमेंट से अपील ही कर सकते हैं कि रियलिटी शो करवाए जाएं, कंपटीशन करवाए जाएं, ठीक है, जो एलिजिबल पर्सन्स हैं उनको आगे लाया जाए और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का नाम एक दिन रोशन करेंगे। ठीक है, चलें, जिस तरह से फिर आपने बताया स्नैन कि आप सजाद अली के बहुत फ़ैन हैं, तो फिर मैं चाहूँगा कि सजाद अली का कोई भी गाना है, कोई भी गज़ल आप हमें सुनाएं। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला। बहुत खूब, थैंक यू स्नैन। हमारे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं स्नैन, साजिद और किरमल के। ये प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।